तो गाइस आज हम यूनिट नंबर 4 में जा रहे हैं डायनामिक ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, जिसका कंट्रीब्यूशन का नाम है पीटर ड्रकर। यस, पीटर ड्रकर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट करता है मैनेजमेंट के अंदर, एक एक्सपर्ट है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। और इसका जो एक्सपर्टाइजेशन है ये मॉडर्न एज को बहुत पसंद है, क्योंकि मॉडर्न थिंकर्स भी इसको एक्सेप्ट करते हैं। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि आप देखिए इसका जो जन्म है वो 1909 में हुआ और 2005 में ये गुजर गए। यानी इन शॉर्ट नियर बाय, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को वो काफी ज्यादा क्लोजली समझते हैं, और दैट्स व्हाई उन्होंने मैनेजमेंट को भी मॉडर्न मैनेजमेंट साइंटिफिकली प्रूव करवाया। अब देखिए हेनरी फ्योल ने, फेडरिक ने प्रिंसिपल फंक्शंस दिए, लेकिन एल्टन मायो ने एक्सपेरिमेंट्स किए और वो एक्सपेरिमेंट को कंट्रीब्यूट साबित करवाया। लेकिन 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 पीटर ड्रकर ने अपने कुछ प्रोस्पेक्टिव दिए, यानी अपनी सोच दी मैनेजमेंट के अंदर, और वही उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सोच जो है वो साबित हुई किस रिगार्डिंग? मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। अब देखते हैं कि आज पीटर ड्रकर ने कौन कौन सी न्यू थिंकिंग, न्यू चेंजेस, न्यू वे, न्यू पाथ मैनेजमेंट को दिया, नई सोच दी, नए एलिमेंट्स को इवैल्यूएट करने के लिए मैनेजमेंट में उसको इंपॉर्टेंस दिया। तो आज हम उसी के ऊपर इंपॉर्टेंस को रखते हैं। देखिए पहले उसका बायोग्राफी पढ़ते हैं पीटर ड्रकर के ऊपर कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। थोड़ा बहुत आपको इसका पर्सनल डिटेल इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा पेपर में, ओके। इन प्रेजेंट टाइम पीटर ड्रकर हैज बिकम वर्ल्ड फेमस एज एन एक्सपर्ट इन द मैनेजमेंट साइंस। मैनेजमेंट साइंस क्यों बोले सबने? क्योंकि सभी ने क्या किए, सभी ने मैनेजमेंट के अंदर जो भी कंट्रीब्यूट किया वो लॉजिकल किया, कॉज एंड इफेक्ट के बेस पर किया। यानी इन शॉर्ट इसका साइंटिफिकली प्रूफ है। मैनेजमेंट को बेटर करने के लिए साइंटिफिकली प्रूफ उन्होंने करके दिखाया अपने आप, इसलिए इसको नाम दिया मैनेजमेंट साइंस। यानी क्या? लॉजिकल बेस पर, कॉज एंड इफेक्ट के बेसिस पर उन्होंने अपने कंट्रीब्यूट किए हुए। चारों देखो, चारों ने मैनेजमेंट साइंस लाया हुआ है, साइंस ऑफ मैनेजमेंट या तो ये मैनेजमेंट साइंस तभी हम बोल सकते हैं जब हम कुछ चीजों को प्रूव कर पाए। हम सब बोले नहीं, हम सच में प्रूव करके जाए, तो दैट्स व्हाई वो लॉजिकल और कॉज एंड इफेक्ट के बेसिस पर की जाती है, तब हम कहते हैं मैनेजमेंट साइंस। ही वाज बोर्न इन 1909 इन द विनिया इन यूरोप में भाई जन्म हुआ उनका। Later on he went to London and worked as an economist in bank. पीटर ड्रकर का क्या जिक्र इकोनॉमिक में भी आया है कभी? तो आया होगा, अगर आपने आगे पढ़ोगे ना तो उसका कंट्रीब्यूशन उनका इकोनॉमिक्स में भी है। Then he went to America and worked as a professor in different colleges. He worked as management expert in various institutions. He wrote a book in 1939. Since देखो कितने साल में उन्होंने किया होगा, 30 साल की उम्र में उन्होंने अपनी बुक लिखी। Since then he has written 11 books. बाद में कितने लिखी उन्होंने बुक? 11 बुक्स लिखी उन्होंने। His most famous book is The New Society. ये सबसे फेमस चर्चित बुक थी उनकी। The title of the book is The Practice of Management. यानी क्या? इसमें उन्होंने मैनेजमेंट कैसे परफॉर्म करना है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, वो उन्होंने सिखाया हुआ है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ पीटर ड्रकर कंसीडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द मैनेजमेंट साइंस इज हिज मेन कंट्रीब्यूट आर डिस्कस एज बिलो। अब देखिए उसने मैनेजमेंट को नई सोच तो बहुत कुछ दिया, लेकिन कुछ ही सोच आपको यहाँ पे रखी गई है, कुछ न्यू व्यू पॉइंट्स रखे गए मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, नए नजरिए रखे गए हैं, और वो नजरिए आपको आज यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, एग्जांपल देखिए पढ़ाऊंगा। देखो पहला है मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। पहला बात बोल दिया, मैनेजमेंट मजाक मस्ती नहीं है, इसको मजाक समझो मत, सीरियस हो जाओ। देखो इसने क्या बोला है, बहुत इजी लैंग्वेज आपको लिख के दिया मैंने। Drucker helped establish management as a formal discipline and profession. He emphasizes the management is not just about the authority, but about the responsibility and result. यानी in short, यहाँ पे कोई भी जो मैनेजमेंट में बैठता है, in short, a person who perform the management is known as manager. तो इसने एक बात समझाई दुनिया को कि मैनेजमेंट जो है वो मजाक मस्ती नहीं है, वो अकाउंटेबिलिटी का नाम है। यानी आप अगर किसी मैनेजमेंट पोजीशन पे बैठे हुए हो तो आप यहाँ पे इसको लाइटली नहीं ले सकते। यू आर अकाउंटेबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिजल्टेबल।
अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आपने मैनेजमेंट परफॉर्म नहीं कर पाया, यू डोंट हैव आर्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए उसने पहला सिद्धांत रखा, प्रिंसिपल नहीं बोलेंगे, न्यू व्यू दिए, दिशा दी मैनेजमेंट को। क्या बोला? मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है। क्या है? नंबर 2 उसने रखा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ। ये बहुत फेमस थिंकिंग इसकी मानी जाती है। अंबानी, अदानी इसको बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। जब भी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है ना, मीटिंग्स, उसमें एमबीओ का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। अभी एमबीओ बोलता क्या है पहले पढ़ता हूं और फिर इसको एग्जांपल देके पढ़ाता हूं, ध्यान दो। एमबीओ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, contribution of Peter Drucker in the science of management. Drucker has discussed the concept of MBO in detail in his book, The Practice of Management. इन एक बुक का टाइटल जो है उसका ऊपर देखा ना आपने, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें उसने काफी डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है एमबीओ के बारे में। एमबीओ कंसेप्ट बहुत अच्छा है बोला, देखो क्या बोलता है सुनो। अकॉर्डिंग टू हिम टेक्निक्स ऑफ एमबीओ कैन बी डिस्कस कैन बी अडॉप्टेड फॉर, देखो पहला दिया है प्लानिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क स्टैंडर्ड, motivation of manager and their subordinates, evaluation of the worker of employees, controlling the work of the employees effectively. While stating importance of MBO, Drucker has said the greatest advantages of MBO in perhaps that makes it possible for the manager to control in his own performance. अब एक मिनट यहाँ पे ध्यान दो, इसको ये लैंग्वेज अगर आपको भारी लग रही होंगी तो आपको मैं एकदम सिंप्लीफाइड करके दे रहा हूं। देखो, he introduced the concept of management by objective which focuses on setting clear achievable goals for employees and aligning them with the organizational objective. This fosters accountability and measurable performance. अब ये अगर ये भी नहीं समझा होगा तो इसको मैं एकदम शुद्ध हिंदी नहीं बोलेंगे हम, मैं आपको एकदम नॉर्मल तरीके से समझा दे रहा हूं। देखिए ध्यान दो, उन्होंने एमबीओ का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसमें क्लियर और अचीवेबल गोल्स सेट किए जाते हैं। ये सिस्टम एम्प्लॉइज और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अलाइन करता है और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। सिंपल, देखो सिंपल बात है। इसमें क्या बताया कि सबसे पहले आप अपने गोल्स की लिस्ट बनाओ। क्या बनाओ? लिस्ट। और जो जो गोल तुम पूरा कर सकते हो एटलीस्ट वो करते जाओ। एग्जाम्पल दूं, देखो जैसे कि मैंने तुमको बोल दिया एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में समझो, मान के चलो मैंने बच्चों को बोल दिया कि दिसंबर तक के मेरा 12 का पोर्शन खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है, मैक्सिमम, ऐसा मैंने कमिट किया था। अब मुझे पता है कि अकाउंट बहुत लेंदी टॉपिक होता है, अकाउंट को बहुत लंबा खींचना पड़ता है, आपको तो बताइए, प्रैक्टिस वगैरह लेनी पड़ती है। लेकिन मुझे पता है कि एसपी ओसीएम, अब जैसे एसपी की मेरी एसपी पूरा हो गया, ओसीएम का सिर्फ 2 यूनिट बाकी है मेरा, और दिसंबर आने में अभी और टाइम है 9 दिन। तो अभी बताओ मैं पहले अकाउंट शुरू करूं कि पहले एसपी शुरू करूं, और सॉरी ओसीएम शुरू करूं? बाकी खत्म हो गया है, इको खत्म हो गया, इंग्लिश खत्म हो गया, एसपी भी खत्म हो गया, अकाउंट्स और ओसीएम चालू है। तो अकाउंट की 2 यूनिट बाकी है, और सॉरी अकाउंट के 2 टॉपिक बाकी है, और ओसीएम के 2 टॉपिक बाकी है। तो बताओ मेरे को अभी एट द एंड, मतलब दिसंबर एंडिंग टाइम आ रहा है ना, आज हम 21 दिसंबर को खड़े हैं, तो मुझे अभी कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? क्यों ऐसा? एमबीओ। सिंपल। एमबीओ क्या कहता है? देखो ना, सिंपल बात है, जो अचीवेबल गोल्स है पहले वो खत्म करो, और उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी सेट करो, यानी अलाइन करो, प्रॉपर पाथ दो, प्रॉपर वे दो। नहीं समझा आपको? फिर से बताऊं, देखो उन्होंने एमबीओ का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसमें क्लियर और अचीवेबल गोल्स सेट किए जाते हैं, यानी कौन से गोल हम खत्म कर सकते हैं पहले वो सेट कर दो। ये सिस्टम एम्प्लॉइज और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अलाइन करता है और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। अकाउंटेबिलिटी है ना, एंसरेबल। अब बताओ, अगर मेरा सपोज मान के चलो दिसंबर एंडिंग तक के 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट हो गए होंगे और एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक बाकी होगा, तो क्या पेरेंट्स मुझे कंप्लेन करेंगे एग्जाम फेब में? नहीं करेंगे। पूछो क्यों?
क्योंकि उनको बोलने में आएगा कि मेरा 95% पोर्शन खत्म हो गया है, सिर्फ 5% पोर्शन बाकी है। तो इस उस 5% को इतना कोई इंपॉर्टेंस देंगे नहीं जिसकी वजह से मेरी इमेज को कोई हानि पहुंचेगी। तो समझा आपको क्लियर? तो इस तरीके से बोलना क्या जाता है कि सबसे पहले अचीवेबल गोल्स को सेट करो और फिर उसको उसको परफॉर्म करके उसको प्रॉपर अलाइन करो, यानी लिस्ट ऑफ में क्राइटेरिया में ऊपर रखो कि सबसे पहले वो निपटाते जाओ। यानी एटलीस्ट हमारा जो गोल अचीव हो सकता है पहले वो तो कर लो, जो नहीं होगा उसके ऊपर विचार करके, जो लेस पॉसिबिलिटी है उसके ऊपर चिंता करके हमारा जो अचीवेबल गोल है वो भी नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई इसने नाम कह दिया है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी गोल के हिसाब से मैनेजमेंट अलाइन करो। सिंपल, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब ही तो होता है गोल। आपके पास 10 गोल है, कौन से गोल पहले हो सकते हैं, पहले उसको लिस्ट बनाओ और लिस्ट में सबसे पहले उसको ऊपर रखो, यानी एटलीस्ट वो काम निपटाते जाओ पहले, जितने गोल तुम्हारे अचीव हो सकते हैं। बस यही बता रहा है। अब उसके अंदर उसने बताया है अकॉर्डिंग टू हिम टेक्निक्स ऑफ एमबीओ कैन बी अडॉप्टेड फॉर। अब किससे ये एमबीओ करना है तो पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क स्टैंडर्ड, काम किस तरीके से करना है, वर्क स्टैंडर्ड वो भी तय करना पड़ेगा आपको। मोटिवेशन ऑफ मैनेजर एंड द सबऑर्डिनेट्स, दोनों काम में एकदम मोटिवेट होना चाहिए, ठंडे नहीं होना चाहिए। ओके उसके बाद मोटिवेशन है हाईली इफिशिएंसी होनी चाहिए उनकी परफॉर्म करने की। इवैल्यूएशन ऑफ वर्क ऑफ एम्प्लॉइज, आप एम्प्लॉय के वर्क, सबऑर्डिनेट के वर्क को इवैल्यूएट करो, परखो कि कहां तक पहुंचा, कहां तक नहीं पहुंचा है, कितना टाइम और लगेगा। कंट्रोलिंग द वर्क ऑफ द एम्प्लॉय इफेक्टिवली, प्रॉपर सब एज पर प्लानिंग चल रहा कि नहीं चल रहा, ये मेक श्योर करना भी एक मैनेजर का काम होता है। जब हम ये सारी टेक्निक्स यूज करते हैं, इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव परफॉर्म कर रहे हैं। इजी, वेरी इजी। ओके नेक्स्ट है फंक्शंस टू बी परफॉर्म बाय फ्यूचर मैनेजर। पता नहीं क्यों ये फोरकास्टिंग पे ज्यादा ही बिलीव करते थे, बहुत ज्यादा। देखो 2000s में इनकी डेथ हुई है, राइट? इन्हें नियर बाय यानी मॉडर्न थिंकर्स के साथ इनकी मैचिंग काफी जमती होंगी। ये लोग कोई आउटडेटेड डेटा आपको नहीं देके गए, बहुत स्टैंडर्ड मटेरियल आपको देके गए मैनेजमेंट के लिए। पता नहीं क्यों इनको फोरकास्टिंग पे वो प्रेजेंट ज्यादा फोरकास्टिंग पे ने फ्यूचर पे ज्यादा असर करते थे। इनका बोलना है कि जो प्रेजेंट मैनेजर है आपके पास, उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट रोल करता है फ्यूचर का मैनेजर। पूछो क्यों? बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर बिगाड़ देगा आपका अगर बराबर नहीं मिला तो। ठीक है, सही भी है। देखो क्या बोल रहा है, सुनो फिर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ। वी आर इन द डायनामिक सोसाइटी, हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में हैं जो हर दिन नए नए चेंजेस फेस करती है, कॉम्प्लेक्सिटीज फेस करती है, नए नए शॉकिंग्स हम लोग फेस करते नहीं करते क्या? बताओ, सुबह उठने की कल का जो सोच, मतलब कल जो एक्सपेक्ट किया था वो बिल्कुल उससे उलट ही होता है, अलग ही होता है, यानी एकदम चेंज होता है। कभी कभी तो शॉकिंग हो जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला होता है क्या। Nowadays production is increasing, markets are expanding। आज कंपटीशन बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन काफी बढ़ चुका है ना। पहले एक ही फैक्ट्री थी, आज 10 फैक्ट्री है गली में, एक ही टाइप की गुड्स की। मार्केट्स आर एक्सपांडिंग, मार्केट ग्लोबल मार्केट पहुंच गए, आज इंटरनेशनल तक के हम पहुंच गए। कंपटीशन इन द मार्केट इज इंक्रीजिंग, और इसके से कंपटीशन बढ़ रही है। राइट और रॉन्ग? आज व्यापार करना उतना आसान है क्या जितना पहले के लोग थे? आज देखो पहले के लोग कमा के गए, आज कमाना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल। देयर आर रैपिड चेंजेस इन द इकोनॉमिक, मानते हो कि नहीं, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ एवरी कंट्री। देखा नहीं, रातों रात सरकार बदल जाती है, कभी देवा भाऊ हमारे शपथ ले लेते हैं, है ना, कभी उद्धव सर ले लेते हैं, कोई भी, सब चल रहा आजकल, पता नहीं क्या चल रहा। तो इन शॉर्ट इकोनॉमिकल बोलो, सोशल बोलो, कभी मार्केट धड़ाम से गिरता है, कभी मार्केट उठ जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता। सोसाइटी में हाई दिन चेंजेस आते हैं, कल्चर चेंज हो रहा है, हमारा रहन सहन चेंज हो रहा है। देखा नहीं, पता चलता है कि एक लड़की 2 लड़कों के साथ भाग गई, अरे सुनने में आ रहा ना, कल्चरल चेंज भाई, क्या है ये, फॉरेन कल्चर यहाँ पे आ रहा है। एक लड़की एक के साथ भाग गई, फिर दूसरे के साथ 2 दिन बाद भाग गई, तो ऐसा सुनाई देता है। सब सब इधर ही है। आप मुझे बताओ, मैंने कोई गलत बात बोली क्या? एक लड़के ने 2 लड़कियों से शादी कर ली,
ऐसे भी आता है कुछ समय, तो आए दिन चेंजेस तो आते रहते हैं। इकड़े इधर सोसाइटी के मॉरल वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, पॉलिटिकल अफेयर चेंज हो रहे हैं, इकोनॉमिकली हम चेंज कर रहे हैं कंट्रीज को, हर दिन नए नए कुछ ना कुछ शॉकिंग सी मिलते हैं अपने को। हेंस अकॉर्डिंग टू ड्रकर, ड्रकर क्या बोलते हैं देखो, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टुमारोज मैनेजर इज ग्रेटर देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टुडेज मैनेजर। फ्यूचर के मैनेजर को ज्यादा मतलब फॉरकास्टिंग पे ज्यादा असर करते हैं, और मैनेजमेंट में होना चाहिए। पूछो क्यों? मैनेजमेंट इज ऑलवेज डन फॉर फॉरकास्टिंग। याद करो, हम ऑनगोइंग एक्टिविटी को तो मैनेजमेंट नहीं करते, लेकिन जो आने वाली एक्टिविटीज है उसको हम मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से ड्राफ्ट कर सकते हैं। Tomorrow's manager is required to perform a different function than the functions which are performed by today's manager. Drucker expect the following things from tomorrow's manager. यानी क्या expect करता है? देखो, पहला, his function should be based on objective. आज आपका जो हो रहा है उस पे तो मैनेजमेंट काम नहीं होता, बिकॉज मैनेजमेंट इज ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर। या प्लानिंग इज स्टार्ट फ्रॉम फ्यूचर, प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर। तो उसके ऊपर तो हम सुधार सकते हैं, लेकिन आगे जो हम कर सकते हैं उसमें अगर आप कोई नया मैनेजर रिक्रूट कर रहे हो तो उसका ऑब्जेक्टिव की तरफ ज्यादा फोकस होना चाहिए, जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का। अगर गोल की तरफ वो ज्यादा फोकस करेगा, अटेंटिव रहेगा, तो ही वो फ्यूचर की स्ट्रेटजीज एस्टेब्लिश कर पाएगा। एक्चुअली सही बात है। दूसरा उसने बोला, टुमारोज मैनेजर विल हैव टू शो फॉरसाइट्स व्हाइल टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। फॉरसाइट्स का मतलब क्या होता है? तो देखो, फॉरसाइट्स का मतलब होता है जो एकदम दूर का सोचे, यानी हमको सिर्फ प्रेजेंट में रहते हुए नहीं जाना है, हमको बहुत दूर तक अगर जाना है, गोइंग कंसर्न कंटिन्यूअसली हमको लीड करना है, तो हमको दूर का सोचना पड़ता है, दूर का। अब देखिए, जिस एग्जांपल देखिए, मैं वननेस कॉमर्स क्लासेस के अंदर आज हम लोग ऑफलाइन में लीड कर रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन में लीड नहीं कर पा रहे इतना, तो हम लोग आज के लिए तो कर ही नहीं रहे ना, हम तो फ्यूचर भी करेंगे। हमको मालूम है आज अगर बीज बोएंगे तो कल बड़ा पेड़ तो उगना ही है, विशाल पेड़ है ना। तो ये फॉरसाइट्स होता है, यानी कभी कभी क्या होता है, हमको प्रेजेंट में कोई एक्टिविटीज बहुत लगती है कि यार इसमें कोई ग्रोथ नहीं है, लेकिन हमें पता है कि फ्यूचर इसी का ही है। 10 साल बाद ये कोई ऐसे ट्रेडिशनल तरीके से तो ना कोई पड़ेगा, हर कोई अपने लाइफ में बहुत बिजी होंगे, दूर का डिस्टेंस होगा, तो सभी लोग क्या करेंगे? सभी लोग ऑनलाइन प्रेफर करेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए हम लोग अभी से ही बीज बोर्ड है। देखो, मेरे कंप्यूटर उस टाइम पे ऑनलाइन जाएंगे, आज मेरा कंटेंट ऑनलाइन पूरा रेडी है। इसका मतलब क्या है? हम फॉरसाइट सोच रहे हैं, यानी जो फ्यूचर में एजुकेशन आने वाली है। आप देखो, मेट्रो सिटी में ऐसे चलता है, मेट्रो सिटी में कोई ऑफलाइन ट्यूशन क्लास नहीं जाता है, क्योंकि वहां डिस्टेंस इतने होते हैं कि बोलते हैं 2 घंटे की ट्यूशन क्लास के 4-4 घंटे कहां से जर्नी करना। आप देखो मुंबई और, तो वो क्या करते हैं, वो लोग ऑनलाइन कोर्स प्रेफर करते हैं कि भाई घर पे बैठ के खत्म करना है पढ़ाई। तो इसी को बोलते हैं, यानी जो भी स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है वो फ्यूचर को देखकर बनाइए। फ्यूचर में क्या होगा, जैसे एग्जांपल टाटा। अब टाटा ने आज ईवी का एस्टेब्लिश कर दिया, उसको पता है आज ईवी की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आगे तो जमाना ईवी का ही है भैया, और इसलिए टाटा ने 80% गाड़ियां अपनी ईवी मॉडल्स में भी बनाना शुरू किया। और मेरे को लगता है कि आगे चल के जब तक के नए कॉम्पिटिटर्स जब ईवी टोटली कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूल यहाँ से खत्म हो जाएगा, या आए दिन और एक दिन आएंगे और बोलेंगे गडकरी जी आज से पेट्रोल बंद, तो ये तब जागेंगे, और तब जागेंगे नया इंफ्रास्ट्रक्चर तब डेवलप करना, इसके बाद ऑलरेडी बना हुआ होगा। इसलिए टाटा जी जो थे ना, वो अपने हमेशा फॉरकास्टिंग का सोचते थे, अपने फ्यूचर सोचते थे, लॉन्ग टर्म्स का सोचते थे, प्रेजेंट में जो हो रहा है उसका नहीं। इसलिए टाटा थे भाई, समझा आपको? क्लियर? Every manager should get to the work done from his subordinate in such manner that their ability and efficiency will increase and they can become a good manager. समझा? हर एक मैनेजर का काम है कि वो अपने सबॉर्डिनेट से इस तरीके से काम करवाए जिससे उनकी एबिलिटी बढ़े, उनकी इफिशिएंसी बढ़े, और एम्प्लॉइज बोल के जाए कि नहीं नहीं हम यहाँ पे इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि इस बंदे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सीनियर से। समझा क्या आपको? क्लियर? भाई कभी हर चीजें फाइनेंस के लिए नहीं होती है, कुछ विजनरी ऐसे होनी चाहिए एफर्ट्स जो हमें सीखने के लिए हम कहीं। देखो, कुछ लोग, बहुत लोग ऐसे होते हैं जॉब जो करते हैं वो सीखने के लिए करते हैं, नॉट फॉर अर्निंग मनी, कि हमने इनसे बहुत कुछ नई नई स्ट्रेटजीज सीखी, कैसे कंट्रोल करना मार्केट को, कैसे लीड करना,
तो इसलिए एक मैनेजर उतना हाईली कैपेबल होना चाहिए कि उनके सबऑर्डिनेट्स बहुत कुछ सीख के जाए, वर्क कर उनको उसकी एबिलिटी बढ़ा के जाए, उनकी इफिशिएंसी बढ़ा के जाए। नेक्स्ट है द मैनेजर शुड एस्टेब्लिश क्लोज रिलेशंस विद देयर सबऑर्डिनेट्स। पर्सनल रिलेशन, देखो वो क्या बोल रहा है कि अगर एक देखो मैनेजमेंट इज नॉट डूइंग वर्क, इट इज गेटिंग वर्क डन फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स, राइट रॉन्ग। तो एक मैनेजर का काम होना चाहिए कि वो एक रिलेशन बनाए, यानी अगर सीनियर बोले और सबऑर्डिनेट समझ जाए काम को, बिना बोले भी समझ जाए, ऐसा रिलेशन बिल्ड होना चाहिए। दे शुड क्लियर कम्युनिकेट देयर ऑल आइडियाज एंड देयर सबऑर्डिनेट्स, यानी जो भी उसको गोल है, वर्जन है, कहां तक ज्ञान है, वो अपने सबऑर्डिनेट को बताता है कि सबऑर्डिनेट उस तरीके से परफॉर्म कर पाए। दे शुड इंकरेज द सबऑर्डिनेट टू डू देयर जॉब इन द बेस्ट मैनर। उनको एक प्राइड फील करवाए कि इस काम, आपके काम कितना बड़ा महत्व है, आप जो काम करते हो ये कोई मामूली काम नहीं है, ये बहुत बड़ा अकाउंटेबल वर्क है। ऐसा अगर वो प्राइड फील कराता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो वो वर्कर अपने आप फुल हाईली इफिशिएंटली काम करते हैं। समझा आपको क्लियर? इस तरीके से इसने फ्यूचर मैनेजर को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है प्रेजेंट से। और वो क्या क्या एक्सपेक्ट करता है फ्यूचर मैनेजर, समझा आपको क्लियर? ये 3-4 बातें। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ मैनेजर। अब यहाँ पे कैरेक्टर का मतलब ये नहीं होता है कि नशेड़ी मैनेजर। कैरेक्टर का मतलब होता है एटीट्यूड इन द वर्क, यानी उस मैनेजर का गोल के वर्क के प्रति कितना सतर्कता है, कितना डेडिकेशन है, कितना डिवोशन है, ये शो करता है कैरेक्टर। कैरेक्टर यानी अपना वाला कैरेक्टर नहीं, तेरा कैरेक्टर ढीला है ऐसा नहीं वाला कैरेक्टर नहीं। इट्स अ एटीट्यूड रिगार्डिंग द गोल ऑफ द मैनेजर, इट्स अ थिंकिंग रिगार्डिंग द गोल ऑफ मैनेजर। उसको हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं कैरेक्टर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, समझते इसको। अकॉर्डिंग टू ड्रकर, सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज कंसिडरेबली डिपेंड ऑन द वर्क एबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर। मानते हो कि नहीं? कोई भी गोल को पूरा करने का काम प्रॉपर मैनेजमेंट है, और एक मैनेजर जब हाई वर्क एबिलिटी और इफिशिएंसी यानी हाई कैपेसिटी से काम करेगा तभी गोल पूरा होगा। सिंपल बात है, 10 तारीख को तुम्हारा पेपर है, 10 तारीख के पहले मैंने तुमको पूरा पोर्शन खत्म कर लेना ना, मेरे को नहीं कि बताओ। हाँ, तो उसके लिए ये नोट्स तुमको लगता मैंने क्या रात को बैठ के हम दोनों ने मिलकर बनाई है, पूछो 1 बजे तक के हमने काम किए तुम्हारे लिए। तो ये क्या होता है, इट्स अ हाईली इफिशिएंसी वर्क। ऐसे नहीं तुमको नोट दे दिया, ये लो, बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है इसके पीछे। हाँ, कहाँ क्या क्या एडिट करना है, क्या नहीं करना है, कौन से थिंकिंग तुमको देनी है नहीं देनी है, ये सब चीजें हमको यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, सब कुछ चीजें। ऐसा नहीं कि तुमको दे दिया हो गया। टीम बैठती है लेकिन उसके पीछे काम मेरे को भी फाइनलाइज तो मेरे को ही करना पड़ता ना पूरा। इस तरीके से एक मैनेजर का काम होता है कि जो देखो कोई भी गोल का पूरा होना उसके मैनेजर की एबिलिटी, मैनेजर की इफिशिएंसी और मैनेजर के वर्क पे डिपेंड करता है, वो कितना हाईली सतर्क है, यानी सीनियर्स। The resources of every business enterprise are limited. मानते हो कि नहीं? Means are always scarce. अरे भाई, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, मानते हो कि नहीं? No business enterprise can exist without a manager. मानते हो ये बात भी कि एक सीनियर होना बहुत जरूरी है। एक प्रॉपर कॉम्पिटेंट सीनियर रहा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन का पूरा आउटकम ही चेंज होता है, आउटलुक मेंटलिटी ही चेंज हो जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल तो लीडर, इसको लीडर बोलते हैं, हायर लीडर बोलते हैं। देखो सिंपल बात है, आज पीएम मोदी सतर्क है तो देश सतर्क चल रहा। पहले की गवर्नमेंट्स में देखो सब ठंडे हुआ करते थे, सबको बस आराम करना है, एंजॉय करना है पोजीशंस का। आज क्या बोलते हैं मोदी जी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो क्या हो रहा है, जब ऊपर का सीनियर ही अगर अटेंटिव है तो अपने आप नीचे सभी लोग अटेंटिवली काम करने ही है भैया, कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। तो एक मैनेजर हाईली इफिशिएंट होना बहुत जरूरी है, लीडर इन शॉर्ट। तो जो भी लीडर, देखो मैनेजर को लीडर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, लीडर। तो एक लीडर का कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी है। अगर लीडर कॉम्पिटेंट नहीं रहा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी नहीं, और देश भी तो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन ही है। समझा आपको क्लियर? मैनेजर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज। आज गूगल सुंदर पिचाई सर को क्यों नहीं छोड़ रही है बताओ? करोड़ रुपए दे रही ना,
क्योंकि उसको पता है कि ये क्रिएटिव पर्सन है, इसने हमारे गूगल को कहां से कहां उठा के लेके आया। यही तो है काम मैनेजर का। सीईओ है ना वो आज, यानी हायर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए ना वो। नए नए प्रोडक्ट का निर्माण वो करते हैं, कैसे? कॉमन चीजों को खोजकर। एक दिन अपनी वाइफ का बता दूं केस में, याद करो अगर तुमको। वाइफ ने पार्टी पे बुलाया था और वहां पे कोई मैप वेप नहीं होते थे उस टाइम पे, तो लेट पहुंचे, वाइफ चले गई घर पे टूट के, पार्टी खत्म हो गई। सुंदर पिचाई घर पे गए, बोले ऑफिस से पार्टी पे आने को आता नहीं है, दरवाजा फटक दिया, भाई सो तू जा। फिर ऑफिस गए, ऑफिस जाने के बाद गूगल में सब मिलता, मालूम ना कोर्स, एकदम गूगल को ऑफिस गए, अपने आप में 5 स्टार होटल है, अपने कैबिन में टेंशन में सोच कर सुबह अर्जेंटली मीटिंग बुलाई। बोला अगर मेरे जैसे बंदे कितने तो भी अटके होंगे जिनको रास्ते की वजह से मोस्ट इवेंट उनके ऐसे गए होंगे, गूगल मैप बना लिया, यानी हर प्रॉब्लम से नया प्रोडक्ट तैयार किया। इसलिए क्राइसिस जो है ना, वो तुम्हारे लिए क्या लाती है? अपॉर्चुनिटीज। याद रखना हमेशा, प्रॉब्लम्स अच्छी होती है, खराब नहीं होती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स नए प्रोडक्ट का निर्माण करती है हमेशा। तो अगर प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो कुछ डिफरेंट तरीके से सोचो, और सोचने के बाद उसको आप नए इनोवेशंस में लाओ। यही आज का लेटेस्ट मैनेजमेंट कहता है, और यही एक सीनियर भी करता है अपने मैनेजमेंट के अंदर। Manager are the most important assets of any business enterprise and organizations. It takes a very long time to create a cadre infrastructure of managers, but even little mismanagement cause great loss. Underline की जाए, especially अर्पित ने। But even little mismanagement cause great loss. एक छोटी सी गलती ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा लॉस दे सकती है, इसलिए हमेशा अटेंटिव रहना पड़ता है। समझा आपको? क्लियर? एक्सक्यूजेस नहीं चलते, एक दूसरे के ऊपर थोपना नहीं चलता, अकाउंटेबिलिटी लेना इज वेरी इसेंशियल। समझा आपको? क्लियर? अपनी अकाउंटेबिलिटी समझ के अपने को काम करना है, तभी जाके वो प्रॉपर होगा। हमने सब थोप सकते नहीं कि इसकी गलती है, उसकी गलती है, मेरी इसकी गलती है, मेरी गलती तो नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके अंडर में वर्क आता है, नहीं हुआ है, आपने नहीं करवाया, आपके अंडर की टीम ने नहीं करवाया, दैट इज यूर अकाउंटेबिलिटी। वहां पे एक्सक्यूजेस नहीं चलते, याद रखना हमेशा। अकॉर्डिंग टू रकर, मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी, वो रिजल्ट का रिस्पॉन्सिबल है। पूरे बिजनेस फेल्यूर है या सक्सीड है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है एक मैनेजर के ऊपर बस। But at the same time, the manager are also responsible for the loss in the business. As it is said, trees die from the top. क्या बोलते हो? इसका ये फ्रेज है, trees die from the top. इसका लोग क्या है बताओ? ये क्यों ऐसा उन्होंने फ्रेज लाइन लिया होगा बताओ? एक विशाल पेड़ बनकर आप गिर सकते हो अगर एक गलत मैनेजर के हाथ में तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन आ गया तो। यानी एक विशाल पेड़ यानी आपका ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल, और वो मर सकता है अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं रहा तो। बना बनाया कितने लोग आए, बिखर गए बिकॉज ऑफ गलत डिसीजन। एग्जाम्पल दो, नोकिया। आज नोकिया का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, व्हाई? बिकॉज वहां का मैनेजमेंट खराब था, दैट्स व्हाई। Tucker has given a greater importance to the character of the manager than their intelligence. यानी एटीट्यूड, एक मैनेजर का एटीट्यूड गोल के प्रति, आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए, वो कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो। अगर उसकी ब्रिलियंसी यूज करनी है तो उसका एटीट्यूड सही होना चाहिए, एरोगेंट नहीं होना चाहिए, वो गोल के प्रति ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। इसलिए कैरेक्टर मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है स्पैम ऑफ मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पैम का मतलब होता है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। देखो इसने क्या बोला, स्पैम ऑफ मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी क्या कि एक मैनेजर को नंबर ऑफ पर्सन जो है वो लिमिटेड दो। वो जो क्यों, ज्यादा अंडर में उसके दोगे ना तो वो काम ले भी नहीं पाएगा, इसलिए लिमिटेड दो जिसको वो देख पाए, जिससे वो काम ले पाए। मैनेजमेंट इज नॉट डूइंग वर्क, इट इज गेटिंग वर्क डन फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स उसको गिनकर कम दो
और कितना बोला उसने, कम से कम 6 से 8 बस, यानी तुम भर के तो दोगे। देखो क्या होता है कभी कभी, हाँ ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉस्टिंग बचाने के चक्कर में क्या करता है, 15 लोगों के ऊपर एक देता है कि ये 15 लोग तेरे अंडर में रहेंगे। अरे तो 15 लोगों से काम तो ले पाए वो। इसलिए आज का मॉडर्न मैनेजमेंट ये कहता है कि हर 6 और 8 लोगों के ऊपर एक सीनियर दो बस। ज्यादा वो सीनियर को जितने ज्यादा सबऑर्डिनेट दोगे ना, उतना काम कम होगा। सिंपल बात है, सही है, सही भी है। अब तुम बताओ मेरे को काम लेना है, तो मेरे पास ज्यादा लोग रहेंगे तो हो सकता है कि मैं किससे ज्यादा काम कर रहा हूं, किससे नहीं, वो बायस वाला काम हो जाएगा पूरा। तो लोगों की थिंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के प्रति नेगेटिव हो जाएगी सबऑर्डिनेट्स की। दैट्स व्हाई according to Peter Drucker, while creating an organization, span of managerial responsibility should be taken into consideration. इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। और क्या बोलता है, स्पैम ऑफ मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द नंबर ऑफ पर्सन्स टू whom an officer can teach, to whom he can help in their work. According to Drucker, in the normal condition, the span of managerial control of manager should not be more than 6 to 8. It means the manager should teach, guide and help 6 to 8 person in their work. समझा, ताकि वो प्रॉपर डायरेक्शन दे पाए। ओवर क्राउड को डायरेक्शन देना थोड़ा हानिकारक हो जाता है, उसके लिए उतना वो वेल ट्रेन चाहिए। अगर नहीं है तो उसको 6 से 8 लोग दो जिसको वो प्रॉपर गाइड कर पाए, टीच कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट उसकी थिंकिंग क्या बोलती है, नई नई सोच मैनेजर के प्रति, वो है मैनेजमेंट के प्रति स्पेशल एफर्ट्स फॉर क्रिएटिंग कस्टमर्स। सबसे मेन उसने कस्टमर पे फोकस किया है भाई, और उसके लिए उसने उसके लिए एक मेथड यूज की है, कॉस्ट सेंट्रिक अप्रोच बोलते हैं उसको, सेंट्रिक अप्रोच। सर ये क्या है, बहुत इजी है, देखो यहां ध्यान दो। देखो इसने क्या बताया इसके अंदर, he famously stated the purpose of the business is to create, keep a customer. सबसे मेन है रिटेंशन ऑफ कस्टमर। इसने बोला सबसे ज्यादा फोकस सेंटर पॉइंट करो कि तुम्हारे पास जितने कस्टमर है एटलीस्ट उतने तो भी रहे, नए भले नहीं आए लेकिन उतने तो रहने चाहिए। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को एटलीस्ट स्टेबल करना चाहते हो तो जितने कस्टमर्स नए नए जुड़ रहे, अगर वो रिटेंशन में आ रहे, रिटेंशन आने क्या होता है, जुड़े रहना, बार बार रिपीटेशन मोड में आ रहे अगर आपके पास, इसका मतलब है कि आपकी पॉलिसी अच्छी है, वैसे ही चलाओ, क्योंकि कस्टमर ही आपको लीड करवाएगा मार्केट के अंदर। अरे कस्टमर इज कंसीडर्ड द किंग ऑफ द मार्केट बोलते हैं ना हम लोग, तो इसलिए फोकस प्रॉफिट पे मत करो, फोकस करो कस्टमर रिटेंशन, प्रॉफिट अपने आप होगा बोलता वो। और कस्टमर रिटेंशन कब होगा, पूछो कब होगा, उसके लिए आपको कॉस्ट सेंटर यूज करना पड़ता है। सेंट्रिक अप्रोच क्या होता है, तो सुनो यहां बताया उसने, देखो Drucker emphasizes understanding customer needs and delivering the value as a foundation for any business organization. कस्टमर को प्रोडक्ट के साथ उनके इमोशंस सेल आउट करो। कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए आपका, कस्टमर अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस करना चाहिए। एग्जांपल देखो, आप देखो 4 व्हीलर कंपनियां अपने कार नहीं खरीद बेचती है, वो इमोशंस बेचती है। क्या बेचती है, इमोशंस। आप देखो कभी भी एड कैसे आती है कि एक माँ गरीब बहुत काम करती, बोलती बेटा एक दिन मेरे को कार में बिठाएगा ना, और वो बच्चा फुल मेहनत करता है और वो एक दिन कार लेके आता है और वो कार में वो बिठाता है, माँ की आंखों में से आंसू आते हैं। इमोशंस बेचो, क्योंकि वो प्रोडक्ट नहीं बेचती, वो इमोशंस बेचती है। तो कस्टमर रिटेंशन होता है, क्या होता है इससे, रिटेंशन। इसलिए कोशिश की जाए इस तरीके से एड कैंपेन करने की, इस तरीके से प्रोडक्ट के साथ अपने इमोशन बेचो। कुछ लोग देखो ट्यूशन कॉलेजेस के लिए, कुछ कॉलेज का सपना होता है कि मैं एक दिन इस कॉलेज में पढ़ूं, वो दिखाते हैं एड कैंपेन से कि एक हर किसी का सपना है कि एक दिन ये कॉलेज में पढ़े, तो कॉलेज में एडमिशन मिल जाती है, इमोशंस बेच रहे, एडमिशन नहीं दे रहे। समझा आपको क्लियर? तो कस्टमर को रिटेंशन करना है तो उसके लिए उनकी नीड्स, उनको क्या चाहिए, उनकी वैल्यूज उस प्रोडक्ट को और सर्विस के अंदर डिलीवर करके बेचो। समझा क्या? और इसलिए आज सभी एड कैंपेन वैसे करते हैं उस हिसाब से। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट। मानते हो कि नहीं? हर एक दुकान का मेन काम क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस का मेन मोटिव होता है ये। बट अकॉर्डिंग टू ड्रकर, रीजन ड्यू टू विच प्रॉफिट कैन बी अर्न
and center from which profit can be earned are always out of business. वो बता रहा है प्रॉफिट होगा, लेकिन जिस वजह से आपको प्रॉफिट होगा उसको रीजन को जानना बहुत जरूरी है, और वो रीजन है कस्टमर. कौन है आपका? अरे कस्टमर बार बार आएंगे तो तुम्हारे पास तुमको प्रॉफिट दे के जाएंगे कि नहीं, बताओ. अब तुम 12th में मेरे पास आए पढ़ने, फिर फर्स्ट तुमको मेरी पढ़ाई अच्छी लगी तो फर्स्ट में आ गए ना. अब देखो कंप्यूटर के पास डबल डबल गए क्या उनके? क्यों नहीं गए होंगे बताओ? क्योंकि डिलीवरिंग प्रॉपर नहीं किया, इमोशंस नहीं दिए साथ में, सिर्फ सर्विस दी. क्या दी उसने? सर्विस. समझा आपको? क्लियर? कोशिश हमेशा यही की जाए. अकॉर्डिंग टू हिम द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स ऑन दी. अच्छा एक बात सुनो, एक और मार, एक मिनट में मैं भूल रहा हूं कुछ भी. हाँ, वेरियस प्रोसेस आर डन फॉर रनिंग बिजनेस सच एज प्रोडक्शन, सेलिंग, रिसर्च. सबसे मेन है, अगर कस्टमर को वैल्यू देना चाहते हो, वैल्यू वर्थ प्रोडक्ट, और नीड्स उसकी फुलफिल करना चाहते हो, तो आपको यू कैन स्टडी ऑन 3 फैक्टर्स: योर प्रोडक्शन एरिया, योर सेलिंग एरिया और योर रिसर्च एरिया. देखो मेरे को पता है मेरे बच्चे नालायक है, सुबह उठना जान पे आता है, लेकिन इसका मतलब ये तो ना हम कंप्लीटली लॉस कर देंगे उनका. चाहता था मैं आपकी ओल्ड वाली प्रीमाइसेस में भी इसको ले सकता था ना, नहीं मेरे को पता था नालायक बच्चे, रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी. वैल्यू बेच रहे, क्या बेच रहे? वैल्यू, सर्विस नहीं. कल को आएंगे बोलेंगे सर नहीं हो पाया, नहीं समझ में आ रहा है, तो बोलूंगा ठीक है सेशन ले ले भाई, क्या करेंगे. और समझा आपको? क्लियर? लेकिन पुरानी प्रीमाइसेस में सेशंस नहीं होते रिकॉर्ड. तो इसलिए कोशिश हमेशा की जाए कि अगर उनकी नीड्स को फुलफिल करना है तो यू कैन रिसर्च. रिसर्च बहुत जरूरी है. रिसर्च क्या करता है? मार्केट में ग्राउंड लेवल पे जाके तुमको मालूम कराता है कि कस्टमर को आज की चीज क्या चाहिए. देखो वो मत बेचो जो तुमको बेचना है, वो बेचो जो कस्टमर को खरीदना है. जब ये थिंकिंग आप अपने अंदर रखोगे, यू गॉट अ रिजल्ट. हमेशा फोकस करना ये कि कस्टमर को जो चाहिए हमको वो बेचना है, हमको वो नहीं बेचना जो हमें बेचना है. According to him, the success of any business depend on the customers. Tucker has given various suggestions for making special efforts for the creating customer. Customer बढ़ाओ, customer बढ़ा रहे नहीं पा रहे तो एटलीस्ट रिटेंशन करो. रिटेंशन है जितने कस्टमर है उतने टिका के रखो. लास्ट कंट्रीब्यूशन जो दिया उसने, ये सब कोई प्रिंसिपल नहीं है, ये क्या है? उसने मैनेजमेंट के प्रति नई क्रिएटिविटी दी है, न्यू व्यूज दिए, फैक्टर्स को इवैल्यूएशन करने के लिए नई सोच दी है. इस नई सोच में उसने क्या दिया है कि उसने मैनेजर को सिस्टम दिया एक वर्क करने का, और उसमें कुछ उसने एडवाइस दी है. एडवाइस क्या दी? पहली उसने एडवाइस दिया. देखो यहां सबसे पहली लाइन में उसने क्या बताया यहाँ पे कि मैनेजर जो है ना सक्सेस का रीजन है, और सक्सेस जब वो बिजनेस को देता है, ऑर्गेनाइजेशन देता है, तो उसके पास नए नए चैलेंजेस आते हैं. हर साल हर टाइम पे कुछ नया सीखने को मिलता है. और वो बता रहे हैं आगे कि ड्रकर जो है वो एक वर्क सिस्टम कैसे तैयार करे उसके लिए कुछ एडवाइजरी देता है. पहला, मैनेजर ने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए अननेसेसरी थिंग्स में. नोट डाउन कीजिए इस बात को सभी ने, अननेसेसरी थिंग्स में हमें टाइम पास नहीं करना है. नंबर 2, the manager should pay attention towards the following 4 things for achieving this goal. पहला है exchange of ideas. Ideas creativity लाती है, that's why. Development and use to teamwork. Teamwork बनाओ, सेल्फ डेवलपमेंट बनाओ, वो खुद कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और डेवलपमेंट ऑफ अदर, और अपने उसके सबऑर्डिनेट्स को भी उतना डेवलप करना उसका काम बनता है. ये 4 एडवाइजरी और नंबर बी में दिया हुआ है उसने, अटेंशन दिया हुआ है. नंबर 3 क्या दिया उसने? मैनेजर हैज फेस मेनी प्रॉब्लम्स, ही शुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स विद द काम माइंड. प्रॉब्लम्स आएंगे, हड़बड़ाना नहीं है, एकदम कामली करना है, कोई भी कंट्रोल करना है तो करना है, दैट्स इट. प्रॉब्लम्स है, सोल्यूशन निकालना है, खत्म. प्रॉब्लम चला के वो सॉल्व होती नहीं है. डिसीजंस टेकन बाय मैनेजर शुड ऑलवेज हैव रियलिटी. ग्राउंड लेवल पे ही उसने डिसीजन चाहिए, सारे फैक्टर्स को इवैल्यूएट करो उसके बाद ही डिसीजन लो, ऐसे जल्दबाजी में डिसीजन ना लो. और ना लास्ट वन इज मैनेजर शुड ऑलवेज बी एम्बिशियस ऑफ डूइंग इंपॉर्टेंट वर्क. वो रिकामा नहीं होना चाहिए, अपने काम के प्रति जागरूक होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए.
यही उसने एडवाइजरी जारी किया और इसको ही उसने नाम दिया सिस्टम ऑफ वर्क। एक सक्सेसफुल मैनेजर का सिस्टम ऑफ वर्क ये होने चाहिए। समझा आपको क्लियर? तो ये था, एक नई सोच दिया उसने यंगस्टर्स को पीटर ड्रकर ने। एक शॉर्टली रिमाइंडर आपके लिए, हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले बोला मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है। क्या है? मजाक मस्ती मत लो उसको। नंबर 2 उसने बोला कि ऑब्जेक्टिव्स के जो डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव है पहले वो लिस्ट में रखो, उसको अलाइन करो और वो फटाफट कंप्लीट करते जाओ। नंबर 3 फ्यूचर मैनेजर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया प्रेजेंट के मैनेजर पे। 4th उसने दिया मैनेजर का एटीट्यूड गोल के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए। स्पैम ऑफ मैनेजरियल यानी नंबर ऑफ लिमिटेड पीपल्स अंडर में दो, ज्यादा भर भर के दोगे तो वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाएगा और डायरेक्शन नहीं दे पाएगा और काम नहीं ले पाएगा। कस्टमर रिटेंशन और क्रिएट करो, कस्टमर तुमको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देंगे, एक बार कमाने की मत सोचो। सिस्टम ऑफ वर्किंग क्रिएट करो और लास्ट वन इज, बस हो गया ना, इतने सारे न्यू क्रिएटिविटी हमको मैनेजमेंट के प्रति दी हुई है। यही कंट्रीब्यूट था पीटर ड्रकर का। इसी के साथ आज का मेरा सेशन और यूनिट खत्म होता है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।